उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध केसरी राणा बेनी माधव की 128वीं जयंती के अवसर पर मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित किया। उसके बाद जिले के फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में शिरकत होने के दौरान मुख्यमंत्री ने राणा बेनी माधव द्वारा देश को आजाद करने के लिए किए गए योगदान का बखान किया गया। यहीं 2024 के लोकसभा चुनाव का भी बिगुल फूंका गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में संबोधन के दौरान केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जनता के हित में उठाए गए कदमों और योजनाओं के बारे में गिनाया और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए कार्यों को दिखाते हुए वोट की राजनीति का सिंबल भी छोड़ा। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी, देश की आजादी के लिए आम जनमानस का, स्थानीय नेतृत्व और देश के नेतृत्व के एक आजादी की ये लड़ाई निरंतर जारी रही और उसी की परिणति थी कि अंततः 15 अगस्त 1947 को देश को स्वाधीनता प्राप्त होती है। आज जब हम यहाँ पर 218वीं जयंती पर आए हैं राणा बेनी माधव भगत सिंह जी के, ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साक्षी बने हैं। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को पूरे देश के प्रति अपना संबोधन दिया, उसमें उन्होंने देश के नागरिकों को कुछ संकल्पों के साथ जोड़ने के लिए भी आगामी कुछ कार्य योजना उनके सामने प्रस्तुत की। आजादी हमें मिली, ये सच है। अनगिनत त्याग और बलिदान से, शौर्य और पराक्रम से आजादी मिली, ये भी सच है। आजादी के बाद इन 75 वर्षों में हमारे वीर सैनिकों ने भारत की आजादी को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च त्याग और बलिदान दिया है, जिनमें से एक सैनिक यहां पर आज परमवीर चक्र विजेता के रूप में श्री संजय कुमार जी हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। लेकिन क्या इतने भर से कोई देश अपनी एक लंबी यात्रा के लिए तैयार माना जा सकता है? दुनिया की वर्तमान प्रतिस्पर्धा के साथ अगर हमें अपने आप को जोड़ना है, अपनी संवेदनाओं को पहुंचाने का काम किया। अक्सर होता है जब हम तकनीक के जितने नजदीक होते हैं उतने ही तकनीक हमें संवेदनहीन भी बना देती है। लेकिन कोरोना कालखंड में तकनीक के साथ साथ सरकार की संवेदना जब दवा के रूप में, ट्रीटमेंट के रूप में, टेस्ट के रूप में, ट्रेस के रूप में और राशन के रूप में प्रत्येक गरीब तक पहुंचा है, तो स्वाभाविक रूप से भारत कोविड प्रबंधन का बेहतरीन केंद्र के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। ये चीजें हमें दिखाती है तकनीक भले ही कितनी भी इंप्रूव हो जाए, कितनी भी बेहतरीन हो जाए, वह समाज की आवश्यकता है। लेकिन हम तकनीक के पीछे पड़ करके अपनी संवेदनाओं को न खो दें, यह भी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और उस संवेदना के साथ जोड़ते हुए किन कारणों से देश गुलाम हुआ था उस पर मंथन करते थे। आज कार्य किए जाने की आवश्यकता है। आज हम इस सभागार में, यह एक महाविद्यालय है और मैं प्रदेश भर के सभी कॉलेजेस से कहूंगा, केवल डिग्री बांट देना हमारा काम नहीं। कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने देश को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का एक बेहतरीन मंच प्रदान कर रहा है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई? हम लोगों ने शोध को आगे बढ़ाने में हमेशा गुरेज रखा है। हम केवल अपने को डिग्री बांटने तक सीमित कर दिए। आजादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम के दौरान हम लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कि स्थानीय स्तर पर हम लोग उन सभी ज्ञात अज्ञात सेनानियों को ढूंढें जिन्होंने आजादी की इस लड़ाई में योगदान किया। मैं देख रहा था यहां पर
कि राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी को हम याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। बीरा पासी को हम स्मरण करते हैं, वे उनके अमर सेनानी थे। लेकिन हजारों लोग जो शहीद हुए थे, हजारों सैनिक जो शहीद हुए थे प्रथम स्वतंत्र समर में अवध क्षेत्र में, उनके नाम क्यों गायब हो गए? क्या ये सोच का विषय हमारे लिए नहीं बनना चाहिए? क्या हमने गांव-गांव में जाकर के, स्थानीय स्तर पर जाकर के, क्या कभी इन सभी बातों को वहां पर जानने का अवसर प्राप्त किया? बहुत सारी जगहों में, लोक गाथाओं में, लोक गीतों में, लोक परंपराओं में, कथा में, वहां की परंपरा में, वहां की बोलचाल की भाषा में, ये सब कुछ प्राप्त होता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन उसको संकलन करने का दायित्व किसका?